हेलो दोस्तों, मैं हूं अमरदीप सिंह। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी नॉलेज में। दोस्तों, जो हमारा छत्तीसगढ़ का साप्ताहिक करंट अफेयर्स की क्लासेस चल रही थी, आज उसकी तीसरी क्लास है। इसके पहले 2 क्लास हो चुकी है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सीजी करंट अफेयर्स दिख जाएगा। वहां पर जाकर आप पिछले 2 वीडियो देख सकते हैं। आज की क्लास में जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं, जो अभी आपकी 6वीं औद्योगिक नीति आई है छत्तीसगढ़ की, उसको डिटेल में कवर करने वाले हैं। और ये ऐसा टॉपिक है कि इससे आपके आने वाले एग्जाम में, चाहे आप व्यापम का एग्जाम दें या पीएससी का एग्जाम देंगे, आपके आने वाले एग्जाम में यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये 100% गारंटी कि यहां से आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो आज की क्लास में इस टॉपिक से जितने भी या इस नीति से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को आज की क्लास में हम कवर करने का प्रयास करेंगे। और आज की क्लास में जो आपकी 6वीं औद्योगिक नीति के जितने महत्वपूर्ण पॉइंट है, याद रखेंगे 6वीं औद्योगिक नीति लगभग 130 पेज की है, लेकिन हम इसको जो है कंसाइज करके आपको जो है शॉर्ट फॉर्म में यहां पर मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। और जितने महत्वपूर्ण पॉइंट है इस नीति के लेकर, वो सभी चीज आज की क्लास में हम डिस्कस करने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको ये मेरा प्रयास अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चैनल में नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और अगर आपको आज की क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको सीजीपीएससी नॉलेज का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। वहां पर जाकर आप उस लिंक से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको इस क्लास का पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। चलिए स्टार्ट करने से पहले आपको, अगर कोई सीजीपीएससी प्री की एग्जाम देने वाला है और उसकी तैयारी कर रहा है, तो उसके लिए सीजीपीएससी नॉलेज में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसका यहां पर पूरा डिटेल दिया गया है कि टेस्ट सीरीज कब कब कौन सा टेस्ट होने वाला है, पूरा डिटेल दिया गया है। तो अगर आप ऑनलाइन इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको सीजीपीएससी नॉलेज ऐप को इंस्टॉल करना पड़ेगा। वहां से जाकर आप इस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा यदि आप ऑफलाइन मोड में टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे रायपुर सेंटर में आकर ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। जो टेस्ट हो चुके हैं ऑनलाइन ऑफलाइन, आपको दोनों वो मिल जाएंगे। उसके पेपर किसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। नीचे डिटेल दी गई है। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इन नंबर पे कॉल करके अपनी क्वेरी को दूर कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो 6वीं औद्योगिक नीति आई है उसको लाने का विजन क्या है। यानी जो आपकी 6वीं औद्योगिक नीति अभी लाई गई है, उसको लाने के पीछे का विजन क्या है, कारण क्या है कि सरकार क्या देख रही है। तो सबसे पहले अगर हम यहां पर देखें कि 6वीं औद्योगिक नीति लाने के पीछे का कारण क्या है, तो देखते हैं अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047। याद रखना है, अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 को पाने के लिए, याद रखना छत्तीसगढ़ का विजन 2047 है। छत्तीसगढ़ के विजन 2047 जो कि छत्तीसगढ़ अमृतकाल विजन जिसको बोला जा रहा है, इसको पाने के उद्देश्य से ये नीति लाई है और लाया गया है। और ये नीति कहीं ना कहीं सरकार को का जो विजन है उसको पाने में सहायता करेगी। ये विजन लाया गया है, इस विजन के उद्देश्य से आपकी औद्योगिक नीति को लाया गया है। तो अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 की परिकल्पना को साकार करने के लिए इस नीति के प्रावधानों को प्रस्तुत किया जा रहा है। यानी अमृतकाल विजन जो 2047 है उसको पाने के लिए इस नीति को प्रस्तुत किया जा रहा है। और इससे प्रदेश में औद्योगिक विकास नए आयाम स्थापित होंगे। ऐसी आशा के साथ राज्य के समग्र विकास के दृष्टिकोण से इस नीति के प्रावधान किए गए हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस औद्योगिक नीति को लाने का विजन क्या है, तो जो छत्तीसगढ़ का विजन है अमृतकाल 2047 का, उसको साकार करने के लिए, उसके लक्ष्य को पाने के लिए क्या किया गया है, इस औद्योगिक नीति को बनाया गया और लाया गया है। आगे देखते हैं औद्योगिक विकास नीति 24 से 30 की समयावधि एवं समीक्षा। यानी अगर हम देखें जो 6वीं इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, जो छत्तीसगढ़ की 6वीं इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, ये 2024 से लेकर 2030 तक रहेगी। यानी ये 6वीं इंडस्ट्रियल पॉलिसी की समय अवधि क्या है, 2024 से 2030 है। तो यही आपको बता रहा है कि औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 की समयावधि एवं समीक्षा। तो औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की नियत दिनांक 1 नवंबर 2024 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2030 तक प्रभावशाली रहेगी।
यानी ये औद्योगिक नीति कब से स्टार्ट हुई है? 1 नवंबर 2024 से स्टार्ट हुई है और ये कब तक प्रभावशाली रहेगी? 31 मार्च 2030 तक। याद रखिएगा ये नवंबर से मार्च तक चल रहा है, ये नवंबर से अक्टूबर तक नहीं है। जैसे पिछली औद्योगिक नीति होती थी कि 1 नवंबर से स्टार्ट होकर खत्म 31 अक्टूबर को होती थी, तो ये वैसा नहीं है। यहां पर आपसे पेपर में गलती ना हो, इस विषय का विशेष ध्यान रखिएगा कि यह औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2024 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 2030 में खत्म होगी। ये कौन से नंबर की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है? 6वें नंबर की, 6th नंबर की इंडस्ट्रियल पॉलिसी, याद रखिएगा। अब देखिए ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी तो बना दी गई, लेकिन अगर ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी में, क्योंकि इसका समय काल 2024 से 2030 है, तो हो सकता है कि इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को जब लागू कर रहे हो तो लागू करने में समय समय पर कुछ कठिनाई आ जाती है। तो यहां पर अगर इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लागू करने में या इसके कुछ प्रावधानों में भविष्य में कठिनाई का सामना करना पड़ता है इसको लागू करने के लिए, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के पास ये पावर है, याद रखिएगा, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के पास ये पावर है कि वो इस नीति के प्रावधानों को संशोधित या परिवर्तित कर सकती है। तो याद रखिएगा राज्य सरकार को यह अधिकार होगा कि वह औद्योगिक नीति 2024-30 के प्रावधानों को यथा आवश्यकता के अनुसार और विकास की समीक्षा कर इस नीति के प्रावधानों को संशोधित या संवर्धित कर सकेगी। यानी अगर इस नीति को लागू करने में कोई भी दिक्कत आती है या इस नीति से हमारे औद्योगिक विकास में हो सकता है कि कम असर पड़े, या हो सकता है कि असर जो है किसी कारणवश नहीं हो पा रहा हो, या औद्योगिक नीति में कोई ऐसा प्रावधान हो जिससे उद्योगों को यहां पर उद्योग स्थापित करने में दिक्कत आ रही हो, तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के पास ये पावर है कि वो इस औद्योगिक नीति को समय के अनुसार परिवर्तित कर सकती है या संशोधित कर सकती है। तो याद रखेंगे ये राज्य की 6वें नंबर की औद्योगिक नीति है। दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है, यह औद्योगिक नीति 1 नवंबर 2024 से स्टार्ट होकर 31 मार्च 2030 में समाप्त होगी। यह आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे देखते हैं। अगला देखते हैं यहां पर पृष्ठभूमि, यानी क्या ये हमारी, देखो हमारी ये अभी 6वें नंबर की औद्योगिक नीति है, तो इससे पहले भी तो हमारे यहाँ औद्योगिक नीति चल रही होगी, तो उसकी क्या पृष्ठभूमि है हमारी औद्योगिक नीति की, वो देख लेते हैं। तो देखते हैं राज्य के औद्योगिक विकास को गति प्रदान करने के लिए राज्य में औद्योगिक नीतियों की परिकल्पना राज्य गठन के उपरांत से लगातार की जा रही है। यानी जब से हमारा राज्य गठित हुआ है, राज्य गठित होने के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ उद्योगों की अपार संभावना है, हमारे यहाँ मिनरल्स जो है भर भर के पाए जाते हैं, तो उद्योगों की अपार संभावनाएं हैं। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए जब से हमारा राज्य गठन हुआ है तब से हमने औद्योगिक नीति निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया था और हमारे यहां समय समय पर औद्योगिक नीति चल भी रही थी। राज्य में अब तक 5 औद्योगिक नीति चल चुकी है, क्योंकि ये 6वें नंबर की औद्योगिक नीति है, तो इससे पहले 5 औद्योगिक नीति चल चुकी है। तो अगर देखेंगे जो पहली औद्योगिक नीति थी वो 2001 से 2006 तक उसका समय काल था। याद रखेंगे जो पहली औद्योगिक नीति थी वो 2001 से 2006 तक उसका समय काल था, लेकिन इसको अपने समय काल पूरा करने से पहले ही यहां पर, यानी ये औद्योगिक नीति कब से कब तक चलनी थी? ये औद्योगिक नीति चलनी थी 1 नवंबर 2001 से लेकर 31 अक्टूबर 2006 तक ये औद्योगिक नीति को चलना था। लेकिन यहां पर क्या हुआ, 31 अक्टूबर 2004 को ही ये वाली औद्योगिक नीति को खत्म कर दिए। यानी ये औद्योगिक नीति पूरा समय काल चल पाती, उसके पहले क्या हुआ, सरकार बदल गई। पहली सरकार कांग्रेस की सरकार थी, अजीत जोगी मुख्यमंत्री थे, लेकिन उसके बाद रमन सिंह की सरकार आई, तो रमन सिंह की सरकार ने क्या किया, इस औद्योगिक नीति को पूरा होने से पहले, इसका समय काल पूरा होने से पहले इस औद्योगिक नीति को बंद कर दिया। यानी जो पहली औद्योगिक नीति 2001 से 2006 चलनी थी, ये पहली औद्योगिक नीति 2001 से 2004 तक ही चल पाई। ये चीज याद रखेंगे। तो याद रखेंगे पहली औद्योगिक नीति 31 अक्टूबर 2004 को समाप्त हो गई। इसके बाद दूसरी औद्योगिक नीति आई जो कि आपका 2004 से 2009 तक चली। याद रखेंगे ये सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, तो सेकंड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2004 से 2009 तक चली। थर्ड इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2009 से 2014 तक चली, थर्ड वाली 2009 से 2014। फोर्थ वाली चली 2014 से 19, फोर्थ इंडस्ट्रियल पॉलिसी चली 2014 से 2019, और 2019 से 2024 ये आपकी फिफ्थ इंडस्ट्रियल पॉलिसी चली। फिफ्थ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2019 से 2024 तक चली। तो अब भी जो 6th नंबर की इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ये आपकी चलेगी 2024 से लेकर 2030 तक, इसको याद रखेंगे।
क्लियर है? 1 नवंबर 2024 से आपका 31 मार्च 2030 तक ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी चलने वाली। ये आपकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की आप बोल सकते हो पृष्ठभूमि है, ये चीज याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी में अलग अलग उद्यम की परिभाषा दी गई है। तो यहां से भी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो अलग अलग परिभाषाएं दी गई है अलग अलग उद्यम की इस आपका औद्योगिक नीति के तहत, तो उसको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर देखते हैं सूक्ष्म उद्यम या सूक्ष्म सेवा उद्यम किसको कहा जाएगा। सबसे पहली परिभाषा है, क्योंकि आपको पता है सूक्ष्म उद्योग होता है, फिर मध्य लघु उद्योग होता है, मध्यम उद्योग होता है, इसके अलावा आपका वृहद उद्योग होता है, इसके अलावा कोर सेक्टर के उद्योग होते हैं। तो ये उद्योग किसको बोलते हैं, आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं सूक्ष्म उद्यम या सूक्ष्म सेवा उद्यम की। तो सूक्ष्म उद्यम से आशय ऐसे उद्यमों से है जिसमें संयंत्र और मशीनरी में रुपए 1 करोड़ तक निवेश तथा वार्षिक टर्नओवर रुपए 5 करोड़ रुपए तक का होना अपेक्षित है। यानी ऐसा उद्योग जिसको स्थापित करने के लिए, याद रखेंगे, ऐसा उद्योग जिसको स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपए की आवश्यकता होती है। यानी ऐसा उद्योग जिसको स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है और यह अनुमान लगाया जा रहा है कि उसका वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपए तक का होगा। ऐसे उद्योग को हम सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में मानते हैं। फिर से बोल रहा हूं, ऐसा उद्योग जिसको स्थापित करने के लिए 1 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता है और ऐसा माना जा रहा है कि ऐसे उद्योग का वार्षिक टर्नओवर यानी माल सेवा बेचकर वो उद्योग साल भर में 5 करोड़ रुपए कमा सकता है। ऐसे उद्योग को हम सूक्ष्म उद्यम की श्रेणी में रखते हैं। यानी उसको, उस उद्योग को स्थापित करने के लिए निवेश कितना 1 करोड़ रुपए का लग रहा है और उससे हम सालाना जो है जो व्यक्ति जो उद्योग लगा रहा है उससे 5 करोड़ रुपए का टर्नओवर वार्षिक रूप से पा सकता है। ऐसे उद्योग को सूक्ष्म उद्यम या सूक्ष्म उद्योग की श्रेणी में रखा गया है। अगला देखते हैं लघु उद्यम या लघु सेवा उद्यम। ऐसे उद्योग जिसमें निवेश जो है वो 10 करोड़ रुपए तक का निवेश हो और उसका वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ रुपए तक का होना अपेक्षित है। यानी ऐसा उद्योग जिसको स्थापित करने के लिए कितने करोड़ रुपए, जिसको स्थापित करने के लिए 10 करोड़ रुपए तक के निवेश की आवश्यकता है। जैसे सूक्ष्म उद्योग में कितना 1 करोड़ रुपए के निवेश था और वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ था। लेकिन यहां पर लघु उद्यम किसको बोल रहे हैं, जिसमें निवेश जो है वो 10 करोड़ रुपए का लगे जबकि वार्षिक टर्नओवर उसका 50 करोड़ रुपए हो। ऐसे उद्योग को हम बोलेंगे लघु उद्यम। तो अगर आप देखेंगे यहां पर आपका निवेश जितना हो रहा है उसका टर्नओवर इसी का 5 गुना है लगभग। जैसे यहां पर निवेश था 1 करोड़ रुपए तो यहां पर टर्नओवर 5 करोड़ रुपए था। यहां पर निवेश है उसका 10 करोड़ रुपए और टर्नओवर उसका 50 करोड़ रुपए। यानी यहां पर जितना निवेश किया जा रहा है उससे 5 गुना उसका टर्नओवर होगा, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं। ठीक है, तो मध्यम लघु उद्यम किसको बोल रहे हैं, ऐसे उद्योग जिसको स्थापित करने के लिए 10 करोड़ रुपए का आपका निवेश हो रहा है जबकि उसका टर्नओवर वार्षिक जो है अपेक्षित है 50 करोड़ का। तो ऐसे उद्यम को लघु उद्यम बोल रहे हैं। अब हम देखते हैं मध्यम उद्यम या मध्यम सेवा उद्यम किसको बोल रहे हैं, ऐसे उद्योग जिसको स्थापित करने के लिए 50 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता है। यानी ऐसे उद्यम जिसको स्थापित करने के लिए 50 करोड़ रुपए के निवेश की आवश्यकता है और उसका टर्नओवर कितना होगा, उसका टर्नओवर होगा 5 गुना। तो 50 का 5 गुना कितना होता है, 250 करोड़। तो ऐसा माना जा रहा है ऐसा उद्योग जिसको स्थापित करने के लिए निवेश की आवश्यकता है आपके कितने 50 करोड़ की, लेकिन उसका वार्षिक टर्नओवर कितना हो रहा है 250 करोड़ रुपए अपेक्षित है। ऐसे उद्योग को हम मध्यम उद्योग की श्रेणी में गिन रहे हैं। और लास्ट यहां पर वृहद उद्यम या वृहद सेवा उद्यम, ऐसे उद्यम जिसको स्थापित करने के लिए 50 करोड़ से अधिक का निवेश लगता है। ऐसे उद्यम जिसको स्थापित करने के लिए 50 करोड़ से अधिक का निवेश लगता है और उसका टर्नओवर 250 करोड़ रुपए से अधिक आता है, तो ऐसे उद्योग को वृहद उद्यम की श्रेणी में रखा जाएगा। तो याद रखना, सबसे पहले होता है सूक्ष्म उद्यम। सूक्ष्म उद्यम में मैक्सिमम उसका निवेश कितना होता है 1 करोड़ रुपए और वार्षिक टर्नओवर 5 करोड़ रुपए अपेक्षित हो। फिर आता है लघु उद्यम जिसमें जो आपका निवेश है वो आपका कितना हो रहा है, निवेश हो रहा है 10 करोड़ रुपए और वार्षिक टर्नओवर जो है वो आपका 50 करोड़ रुपए के आसपास होता है। तो इसके बोलते हैं लघु उद्यम। मध्यम उद्यम क्या है,
ऐसे उद्यम जिसको स्थापित करने के लिए निवेश लगभग 50 करोड़ रुपए तक का होता है, उससे ज्यादा नहीं, 50 करोड़ तक का होता है, और वार्षिक टर्नओवर 250 करोड़ रुपए उसका अपेक्षित है, तो ऐसे उद्यम को मध्यम उद्यम बोलते हैं। और लास्ट है वृहद उद्यम, जिसको स्थापित करने के लिए निवेश 50 करोड़ से ज्यादा लगता है और उसका वार्षिक टर्नओवर 250 करोड़ रुपए से ज्यादा अपेक्षित है, तो ऐसे उद्यम को बोला जाता है वृहद उद्यम या वृहद सेवा उद्यम। तो उम्मीद है मेरे को आपको ये क्लियर हो गया होगा, सूक्ष्म उद्यम किसको बोलते हैं, लघु उद्यम किसको बोलते हैं, मध्यम उद्यम किसको बोलते हैं और वृहद उद्यम किसको बोलते हैं। अब हम यहां पर देखते हैं, अगला है कोर सेक्टर के उद्यम। तो कोर सेक्टर के उद्यम, कोर सेक्टर किसको बोला जाएगा, इसकी कोई परिभाषा आपके औद्योगिक नीति में नहीं दिया गया है, केवल यहां पर यह बोला गया है कि मध्यम और वृहद उद्यम जो होंगे ये कोर सेक्टर के अंतर्गत आएंगे। यहां पर क्या बोला गया है, मध्यम और जो वृहद उद्यम होंगे वो कोर सेक्टर के अंतर्गत आएंगे। यहां पर क्या बोला गया है, मध्यम एवं वृहद उद्यम कोर सेक्टर के अंतर्गत आएंगे। लेकिन यहां पर हमारे यहां सरकार के द्वारा 4 उद्योगों को कोर सेक्टर के उद्योगों में डाला गया है। तो छत्तीसगढ़ में कोर सेक्टर के उद्योगों की संख्या है 4। कौन कौन से उद्योग कोर सेक्टर में आते हैं, स्टील संयंत्र आता है कोर सेक्टर में, सीमेंट संयंत्र आता है कोर सेक्टर में, एल्यूमिनियम संयंत्र आता है कोर सेक्टर में, और ताप विद्युत संयंत्र आता है कोर सेक्टर में। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ में कोर सेक्टर में कितने उद्योग शामिल है, तो 4 उद्योग शामिल है, स्टील उद्योग, सीमेंट उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग और ताप विद्युत संयंत्र। तो बस इतना आपके लिए टेबल में ये इंपॉर्टेंट है कि कोर सेक्टर के उद्योग छत्तीसगढ़ में 4 हैं, और याद रखिएगा कि मध्यम और वृहद उद्यम को ही कोर सेक्टर में शामिल किया गया है। क्योंकि मध्यम उद्यम क्या होता है, ऐसा उद्यम जिसको स्थापित करने के लिए 50 करोड़ रुपए का निवेश हो और उसका वार्षिक टर्नओवर 250 करोड़ रुपए तक हो। तो अगर आप देखेंगे, चाहे आप स्टील संयंत्र, सीमेंट संयंत्र, एल्यूमिनियम या ताप विद्युत संयंत्र लगाएंगे, तो आपको मिनिमम उतना निवेश तो करना ही पड़ेगा। तो ये बड़े उद्यम है, तो चाहे मध्यम हो या वृहद हो, वही इसके अंतर्गत आ सकते हैं। तो हमारे सरकार ने 4 उद्योगों को कोर सेक्टर के उद्योगों में शामिल किया है, स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम और ताप विद्युत संयंत्र। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ में कोर सेक्टर के 4 उद्योग है, ये कॉपी में अपने नोट कीजिएगा, पेपर में आता है यहां से क्वेश्चन। तो स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम और ताप विद्युत संयंत्र छत्तीसगढ़ में कोर सेक्टर के उद्यम के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु प्रावधान, यानी क्या प्रोविजन किए गए हैं इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए। तो आपके औद्योगिक निवेश हेतु या औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन हेतु क्या क्या प्रावधान किए हैं, एक एक करके हम ये समझ लेते हैं। और जितने प्रावधान हैं आपके पूरे औद्योगिक नीति का समरी यही है, इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो क्या है, औद्योगिक विकास नीति, औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2020 में MSMED एक्ट 2007, यानी क्या है, तो अगर आप देखेंगे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट, यानी भारत सरकार ने MSMED एक्ट 2006 को बनाया था। याद रखना है, भारत सरकार ने क्या किया था, MSMED एक्ट 2006 बनाया था, और इस एक्ट में 2020 में भारत सरकार ने संशोधन करके सूक्ष्म उद्यम, मध्यम उद्यम और आपके वृहद उद्यम ये सब की परिभाषा में परिवर्तन कर दिया। फिर से बोल रहा हूं, भारत सरकार ने एक एक्ट बनाया था MSMED एक्ट 2006। तो आपके 2020 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा इस एक्ट में जो परिभाषा दी गई थी, सूक्ष्म उद्यम, मध्यम उद्यम, लघु उद्यम, ये सब की परिभाषा, उसमें परिवर्तन किया गया। तो इस बार जब हमारी औद्योगिक नीति लागू की जा रही है, जो नई 6वीं औद्योगिक नीति है, इसमें वही परिभाषा को लिया जा रहा है जो परिभाषा इसमें 2020 में संशोधन करके लिया गया था। यानी जो अभी हमने पढ़ा कि सूक्ष्म उद्यम के लिए कितना आपका टर्नओवर होना चाहिए या कितना निवेश होना चाहिए, लघु उद्यम के लिए कितना होना चाहिए, वृहद उद्यम या मध्यम उद्यम के लिए कितना होना चाहिए, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले परिभाषा पढ़ा। तो ये परिभाषा को नई परिभाषा है जो कि 2020 में संशोधन करके MSMED एक्ट में जोड़ी गई थी। यानी पहले MSMED एक्ट में जो परिभाषा दी गई थी उसको चेंज किया गया 2020 में। तो अब हमारी जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो नई औद्योगिक नीति में सूक्ष्म उद्यम, लघु उद्यम की वही परिभाषा ले रही है जो 2020 में मोदी गवर्नमेंट के द्वारा संशोधन किया गया था, वही परिभाषा को ले रही है। यही आपका पहला पॉइंट बता रहा है। समझ आ गया? अगला देखते हैं,
नीति के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य में नवीन उद्यमों की स्थापना, विद्यमान उद्यमों के विस्तार, सबलीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन, प्रतिस्थापन एवं आधुनिकीकरण के लिए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। यानी जो आपकी 6वीं इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, वो जो पहले से उद्योग स्थापित है उनको भी डेवलपमेंट के लिए पैसा देगी। आपकी 6वीं औद्योगिक नीति जो नए उद्यम यहां पर स्थापित होंगे उसको भी प्रोत्साहित कर रही है कि यहां पर नए उद्यम स्थापित हो, और कई जो उद्योग जो पहले से लगे हुए हैं और उनमें सबलीकरण डाइवर्सिफिकेशन का मतलब यह होता है कि वो उद्योग पहले कोई प्रोडक्ट, जो मान लेते हैं एक उद्योग है वो ABC ये 3 प्रोडक्ट बनाता था, ठीक है, एक उद्योग जो ABC 3 टाइप के प्रोडक्ट बनाता था, अब वहां पर वो अपना एक नया प्रोडक्ट ऐड कर रहा है, D प्रोडक्ट। तो उसने क्या किया, वो उद्योग जो था वो पहले से 3 प्रोडक्ट बना रहा था लेकिन अब एक नया प्रोडक्ट बनाना चालू किया, तो ये उद्यमों का क्या हुआ, सबलीकरण, डाइवर्सिफिकेशन, यानी वो जो है और डाइवर्सिफाई किया अपने क्षेत्र को और अपने क्षेत्र को बढ़ाया। तो ये औद्योगिक नीति जो है वो उसको भी प्रोत्साहित करेगी, यानी कि उद्यम जो है वो और नए नए अपने प्रोडक्ट बनाए, उसको भी यहां पर निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत या औद्योगिक नीति के तहत निवेश प्रोत्साहन वहां पर भी दिया जाएगा। क्लियर है? तो ये औद्योगिक नीति जो है नवीन उद्यमों की स्थापना के लिए भी आप बोल सकते हैं नीति बनाई गई है, विद्यमान उद्यमों के विस्तार के लिए भी नीति बनाई गई है, विद्यमान उद्यमों के सबलीकरण यानी डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी नीति बनाई गई है, नए प्रतिस्थापन के लिए यानी एक उद्यम यदि एक जगह से दूसरी जगह प्रतिस्थापित हो रहा है तो उसके लिए भी ये नीति प्रोत्साहित करेगी, और आधुनिकीकरण यानी नए नए टेक्नोलॉजी के प्रयोग करने के लिए भी ये नीति प्रोत्साहित करेगी, ऐसा बोला गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। राज्य के सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण औद्योगिक विकास के लिए नीति में राज्य के सभी जिलों के विकास खंड को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। याद रखेंगे, इस औद्योगिक नीति के तहत सभी जिलों के विकास खंड जो है उसको 3 श्रेणी में बांटा गया। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके पेपर में पूछा जा सकता है। औद्योगिक नीति 2024 से 2030 तक के लिए विकास खंडों को कितने श्रेणियों में बांटा गया है, तो याद रखेंगे सभी जिलों के विकास खंड को 3 श्रेणियों में बांट दिया गया है। तो याद रखना है इसको 3 श्रेणी में बांटे हैं, समूह 1, सेकंड है समूह 2 और थर्ड है समूह 3 के विकास खंड। अब देखिए, ऐसे विकास खंड जहां पर उद्योग पहले से स्थापित है, यानी वो विकास खंड पूर्ण रूप से विकसित विकास खंड है, वहां पर पहले से ही उद्योग स्थापित है, ऐसे विकास खंड को समूह 1 में रखा गया है। याद रखेंगे, ऐसे विकास खंड जो पहले से विकसित है, तो पहले से विकसित विकास खंड जहां पर उद्योग पहले से स्थापित है, ऐसे विकास खंड को समूह 1 में रखा गया है। सेकंड नंबर, ऐसे विकास खंड जहां पर उद्योग तो स्थापित है लेकिन ज्यादा उद्योग स्थापित नहीं है, यानी समूह 1 में तो विकास खंड पूरी तरीके से विकसित है, वहां पर बहुत सारे उद्योग स्थापित है, लेकिन समूह 2 में ऐसे विकास खंड है जहां पर समूह 1 से कम उद्योग स्थापित है, ऐसे विकास खंड को समूह 2 में रखा गया है। और समूह 3 में ऐसे विकास खंड को रखा गया है जहां पर उद्योग ना के बराबर है, यानी ऐसे विकास खंड जहां पर उद्योग ना के बराबर है वहां उसको समूह 3 में रखा गया है। तो अगर आप खुद देखिए कि इस औद्योगिक नीति के तहत कहां पर उद्योग लगाने को ज्यादा प्रोत्साहित किया जाएगा, जहां पर उद्योग कम स्थापित है, तो समूह 2 और समूह 3 के जो आपके विकास खंड है उसको ज्यादा यहां पर टारगेट किया जाएगा कि वहां ज्यादा से ज्यादा उद्योग लगे और वहां पर क्या किया जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार दिया जाए। तो यही चीज आपको बताया जा रहा है। राज्य के सभी क्षेत्रों में सर्वांगीण औद्योगिक विकास के लिए नीति में राज्य के सभी जिलों के विकास खंड को 3 श्रेणियों में समूह 1, 2 और 3 में विभाजित करके दिए जाने वाले औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की मात्रा का निर्धारण किया जा रहा है। यानी जहां पर पहले से उद्योग ज्यादा स्थापित है उन विकास खंड को कम निवेश मिलेगा, जहां पर उद्योग कम स्थापित है उनको ज्यादा निवेश दिया जाएगा, ताकि वहां पर भी औद्योगिक विकास करके वहां के स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जा सके। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम यहां पर। अगला है, नीति के माध्यम से सभी प्रकार के उद्यमों का विकास हो सके, इस विचार को ध्यान में रखकर राज्य की आवश्यकता को ध्यान में रखकर सामान्य एवं थ्रस्ट उद्यमों की श्रेणी में भी विभाजित किया गया है। यानी यहां पर सभी प्रकार के उद्यमों का विकास हो, सभी प्रकार के उद्यमों को यहां पर आप बोल सकते सभी प्रकार के उद्यमों का विकास किया जा सके, क्योंकि यहां के लोगों की आवश्यकताएं हैं। तो यहां पर जिन प्रोडक्ट का प्रयोग ज्यादा हो रहा है उस हिसाब से यहां पर उद्यमों को क्या किया जा रहा है, 2 तरीके से विभाजित किया गया है।
एक है सामान्य उद्यम और एक है थ्रस्ट उद्यम। थ्रस्ट उद्यम में ऐसे उद्यम को स्थापित किया गया है जिसमें प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है। यानी थ्रस्ट उद्यम क्या है? ऐसे उद्यम जहां पर प्रोडक्ट की डिमांड जो हमारे छत्तीसगढ़ में ज्यादा है उसको थ्रस्ट उद्यम में रखा गया है, और जो प्रोडक्ट ऑल टाइम बिकते ही रहते हैं, चलते ही रहते हैं, ऑल टाइम एवरग्रीन उद्यम है, उसको सामान्य उद्यम की श्रेणी में रखा गया है। यानी अभी रिसेंट में जिन उद्यमों के विकसित होने के ज्यादा चांस है, जिन प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड है, ऐसे उद्यमों को थ्रस्ट उद्यम के अंतर्गत डाला गया है। और ऐसे उद्यम जो एवरग्रीन है, जो हमेशा चलते रहते हैं, यानी जो उद्यम थ्रस्ट उद्यम के अंतर्गत नहीं आ रहे, वो सभी उद्यम किसके अंतर्गत आएंगे? सामान्य उद्यम के अंतर्गत आएंगे। तो ये आपका औद्योगिक नीति का एक विशेष पॉइंट है। आगे देखते हैं, राज्य के वर्तमान औद्योगिक उत्पादों को और अधिक सशक्त बनाने और इन उत्पादों के उत्पादन में राज्य को अग्रणी बनाने के लिए कोर सेक्टर के उत्पादों यथा स्टील कोर सेक्टर एवं स्टील को छोड़कर अन्य कोर सेक्टर हेतु सीमेंट, ताप विद्युत एवं एल्यूमिनियम आदि के लिए पृथक पृथक प्रावधान किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया कि छत्तीसगढ़ में कोर सेक्टर के 4 उद्योग आते हैं। तो कोर सेक्टर के उद्योग में हमने देखा था स्टील उद्योग आता है, इसके बाद हमने देखा था सीमेंट उद्योग आता है, फिर हमने देखा था एल्यूमिनियम उद्योग आता है, फिर हमने देखा था ताप विद्युत संयंत्र उद्यम आता है। ये हमारे 4 जो है ये आपके कोर सेक्टर के उद्योग है। तो इस औद्योगिक नीति में क्या किया गया है कि स्टील जो हमारा कोर सेक्टर के लिए आ रहा है, स्टील के लिए अलग प्रावधान किया गया है, और सीमेंट, एल्यूमिनियम और ताप विद्युत संयंत्र में निवेश के लिए अलग प्रावधान किया गया है। यानी यहां पर सरकार ने स्पष्ट किया कि कोर सेक्टर में 4 उद्यम आ रहे हैं, उसमें स्टील के लिए सरकार ने अलग प्रकार का उसके लिए निवेश प्रोत्साहन दे रही है, और सीमेंट, एल्यूमिनियम और ताप विद्युत संयंत्र के लिए अलग यहां पर नीति बनाई जा रही है ताकि वहां पर निवेश प्रोत्साहित किया जा सके। तो वही बोल रहा है, राज्य के वर्तमान औद्योगिक उत्पादों को और अधिक सशक्त करने और इन उत्पादों के उत्पादन में राज्य को अग्रणी बनाने। क्योंकि आप देखते हो स्टील में तो हमारा भिलाई स्टील प्लांट यहीं पर स्थित है, वो ज्यादा बना रहा है। फिर आप जिंदल स्टील प्लांट देखेंगे, निजी क्षेत्र का है, वो स्टील के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। तो हमारे यहां हर उत्पाद में जो है हमारा राज्य अग्रणी बने, इसके लिए सरकार ने कोर सेक्टर की 2 अलग अलग नीति बनाई है। स्टील के लिए अलग निवेश प्रोत्साहन नीति है, और सीमेंट, एल्यूमिनियम और ताप विद्युत संयंत्र के लिए अलग प्रोत्साहन नीति है। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्य में वर्तमान आवश्यकताओं एवं राज्य में हो रही खपत की स्थिति को ध्यान में रखकर विशिष्ट उत्पाद उद्योग सेक्टर यथा फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, कृषि उत्पाद प्रसंस्करण, एनटीएफपी उत्पाद प्रसंस्करण, इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद, आईटी सेक्टर, यानी हमारे यहाँ क्या है, राज्य में ये सब चीज का खपत बढ़ रहा है। मैंने आपको बताया ना थ्रस्ट सेक्टर उद्योग, तो थ्रस्ट सेक्टर उद्योग में यही सब है। हमारे यहाँ फार्मास्यूटिकल यानी दवाइयां, ये सब चीज का भी ज्यादा खपत है। हमारे यहाँ जो है फूड प्रोसेसिंग प्लांट की खपत हो सकती है, कृषि उत्पाद यानी कृषि के उत्पाद मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग सकता है एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। हमारे यहाँ जो है इलेक्ट्रिकल, आईटी सेक्टर को यहाँ पर आईटी सेक्टर के उद्यम लग सकते हैं। हमारा नया रायपुर आप देख रहे हैं पूरा आईटी के हब के रूप में उभर सकते हैं, वहां पर इतना जो है पोटेंशियल है कि उसको हम यहाँ पर आईटी सेक्टर के हब के रूप में उभार सकते हैं। तो यही जितने उद्यम है जो अभी जिनकी डिमांड जो है वो ज्यादा है, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, थ्रस्ट सेक्टर का उद्योग, जो मैंने आपको ऊपर बताया। तो ये थ्रस्ट सेक्टर के उद्योगों को हम यहाँ पर आकर्षित कर रहे हैं कि यहां पर ये उद्यम हमारे यहां स्थापित हो। तो यहां पर सरकार क्या करेगी, इन उद्यमों के लिए निवेश ज्यादा देगी, इन उद्यमों के लिए छूट ज्यादा देगी, ताकि ये उद्योग हमारे यहां पर आकर स्थापित हो। क्योंकि ये उद्योग हमारे यहां अभी इन उद्योगों की कमी है। तो इन उद्योगों की कमी है, तो इन उद्योगों के जो प्रोडक्ट होते हैं या सेवाएं होती है, हम उसके लिए दूसरे स्टेट में ज्यादा डिपेंडेंट है। तो हम दूसरे स्टेट में ज्यादा डिपेंडेंट ना रहे, हम अपनी जितनी आवश्यकता उसकी पूर्ति हम स्वयं कर सकें, और जो हमारे यहाँ एक्स्ट्रा उत्पादन होगा हम जो है दूसरे राज्यों को दें वो चीजें। तो इससे हमारे राज्य में क्या बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा। तो इसके लिए हमारा क्या किया जा रहा है, यहाँ पर उद्यमों को जो है, इन उद्यमों जो थ्रस्ट सेक्टर के उद्यम है, इसको आकर्षित करने के लिए सरकार जो है इस औद्योगिक नीति के तहत, निवेश प्रोत्साहन नीति के तहत यहाँ पर छूट देगी, ताकि ये उद्यम यहाँ पर स्थापित हो और हमारा राज्य इन उद्यमों पर भी, जो हम अभी दूसरे राज्यों पर डिपेंडेंट है, हम उन पर डिपेंडेंट ना हो, हम अपने जितने भी हमारी आवश्यकता है उसकी पूर्ति हम स्वयं कर पाए। इसके लिए यहाँ पर सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है इस औद्योगिक नीति के तहत। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, उपरोक्त प्रावधानित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के अतिरिक्त राज्य के महिला उद्यमी,
भारतीय सेना, ये इंपॉर्टेंट है ना, ये पेपर में आ सकता है ये वाला पॉइंट, यानी यहां पर किन किन वर्गों को छूट मिलेगी। नॉर्मल जो उद्योग स्थापित करे उद्यमी उनको तो छूट मिलेगी, लेकिन इसके अलावा और किन किन वर्गों को छूट मिलेगी। तो राज्य के महिला उद्यमी यदि कोई उद्योग स्थापित कर रहे हैं तो उनको इस नीति के तहत छूट मिलेगी। भारतीय सेना से कोई सेवानिवृत्त राज्य का सैनिक है, यानी भारतीय सेना में वो आपका कार्यरत था, अब वो रिटायर्ड हो चुका है और वो हमारे राज्य का सैनिक है, तो उसको उद्यम स्थापित करने के लिए इस नीति के तहत, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत आपका निवेश मिल सकता है। सेवानिवृत्त राज्य के अग्निवीर सैनिक, राज्य के जो अग्निवीर अभी स्कीम चल रही उसके तहत जो आपके सैनिक भर्ती हो रहे हैं, जब वो रिटायर्ड हो जाएंगे तो उनको भी यहां पर उसको छूट मिलेगी। नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, परिवार एवं निःशक्त जन, अप्रवासी भारतीय, यानी नक्सलवाद से कोई प्रभावित व्यक्ति या परिवार है उनको इस नीति के तहत छूट मिलेगी। निःशक्त व्यक्ति या अप्रवासी भारतीयों को यहां पर छूट मिलेगी। प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक, यानी कोई हमारे यहां जो है एफडीआई कर रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो ऐसे उद्यमी को यहां पर क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। निर्यातक उद्यमों, जो जिससे हमारे यहां हम ज्यादा प्रोडक्ट बनाकर उसका निर्यात कर पाएंगे, निर्यातक उद्यमों को यहां पर छूट मिलेगी। इसके अलावा विदेशी तकनीकों के साथ परियोजनाएं स्थापित को सामान्य सेक्टर के उद्यमों को उपलब्ध कराए जा रहे मान्य अनुदान से 10% अधिक अनुदान दिया जाएगा। यानी चाहे वो राज्य के महिला उद्यमी हो, चाहे भारतीय सेना से सेवानिवृत्त आपके सैनिक हो, सेवानिवृत्त राज्य के अग्निवीर हो, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति हो, निःशक्त जन हो, या कोई भी विदेशी तकनीकों पर आधारित उद्यम स्थापित कर रहे हो या निर्यातक उद्यम स्थापित कर रहे हो, ऐसे सभी को जो छूट मिलेगी, बाकी उद्यमों को जितनी छूट मिलती है, अगर इनमें से कोई व्यक्ति जो यहां पर बताए गए हैं ये अपना उद्यम स्थापित करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को जो बाकी लोगों को छूट मिल रही थी उससे 10% ज्यादा छूट मिलेगी। यानी यहां पर जो है अनुदान की राशि भी कितनी ज्यादा होगी, 10% ज्यादा होगी, छूट भी कितना मिलेगी, 10% एक्स्ट्रा मिलेगी। यानी अगर इनको छोड़कर अगर कोई बाकी उद्योग स्थापित कर रहा है, उसको 30% का अनुदान मिलता था टोटल निवेश का, तो यहां पर वो अनुदान बढ़ के 10% ज्यादा हो जाएगा, यानी वो 40% अनुदान हो जाएगा। यानी इन लोग अगर उद्योग स्थापित करते हैं तो इनको मान्य अनुदान से 10% अधिक अनुदान मिलेगा। अधिकतम सीमा से 10% अधिक रहेगी। यानी अगर किसी को मान लेते हैं, एक समझिए ऐसा होता है ना कि अधिकतम अनुदान 30% तक या 3 करोड़ रुपए, दोनों में जो कम हो उतना उनको अनुदान मिलेगा, ऐसा प्रावधान रहता है। तो यहां पर इनके लिए वो राशि कितनी हो जाएगी, 40% या 4 करोड़ रुपए, दोनों में जो कम हो उतना अनुदान मिलेगा। यानी यहां पर 10% की वृद्धि, और यहां पर अगर आप देखेंगे तो यहां पर भी 10% की वृद्धि, ऐसा मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूं। तो जितनी सीमा होती है उसमें 10% का अधिक अनुदान मिलेगा, और जो उनकी राशि रहती है उसमें भी 10% अतिरिक्त राशि मिलेगी। छूट से संबंधित प्रकरणों में 1 वर्ष से अधिक छूट दी जाएगी। जैसे अगर आप देखोगे कि विद्युत शुल्क में छूट 6 वर्ष तक रहती है, तो अगर कोई इनमें से कोई उद्यमी के द्वारा यहां पर उद्योग स्थापित किया जाता है तो ये 6 वर्ष की जगह उनको 1 वर्ष अतिरिक्त यानी 7 वर्ष विद्युत शुल्क में छूट मिलेगी, ऐसा प्रावधान है। यानी अगर कोई महिला उद्यमी स्थापित करती है, या कोई निःशक्त जन करता है, या कोई नक्सल प्रभावित व्यक्ति करता है, या कोई निर्यातक उद्यम वाला स्थापित होता है, या ऐसी कंपनी जो एफडीआई कर रही है ऐसा कोई उद्यम स्थापित करती है, या सेवानिवृत्त सैनिक हो या अग्निवीर हो, ऐसा जो सेवानिवृत्त अग्निवीर है, अगर इन लोग उद्यम स्थापित करते हैं तो सरकार द्वारा दिए जाने वाले अनुदान में 10% अतिरिक्त अनुदान इनको मिलेगा। दी जाने वाली राशि में 10% अतिरिक्त राशि मिलेगी। इसके अलावा जो छूट मिलती है अलग अलग शुल्क में, उसमें भी ये जो है 1 साल की ज्यादा शुल्क पाएंगे, मतलब छूट पाएंगे, ये चीज बोल रहा है। तो ये याद रखना कि किनको किनको छूट मिल रही है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर की दृष्टि से। आगे देखते हैं, किंतु यदि कोई निवेशक एक से अधिक श्रेणी में अथवा अन्य किसी प्रावधान में अतिरिक्त लाभ हेतु पात्र होता है तो इस नीति में प्रावधानित किसी एक ही श्रेणी के अतिरिक्त लाभ का पात्रता होगी। यानी अगर मान लेते हैं कोई व्यक्ति महिला उद्यमी भी है और वो व्यक्ति जो है वो भारतीय सेना से सेवानिवृत्त महिला है, मान लेते हैं एक महिला उद्यमी है और वही महिला जो है वो भारतीय सेना से सेवानिवृत्त महिला भी है, तो ऐसी स्थिति में उसको एक ही बार लाभ मिलेगा। उसको लाभ जो है 2 अलग अलग उद्यम के लिए नहीं मिलेगा, उसको एक ही बार लाभ मिलेगा। ठीक है, तो ये 2 श्रेणी के अंतर्गत आ रहा है, तो 2 श्रेणी के अंतर्गत उसको लाभ नहीं मिलेगा, उसको केवल एक ही श्रेणी के अंतर्गत लाभ मिलेगा, वो ये बता रहे हैं। आगे देखते हैं, राज्य में राइस मिल के वर्तमान घनत्व को ध्यान में रखकर
इन्हें नवीन उद्यम की स्थापना एवं विस्तार, सबलीकरण, प्रतिस्थापन, आधुनिकीकरण के अंतर्गत घोषित सुविधाओं की केवल समूह 3 के विकास खंड में स्थापना पश्चात सामान्य उद्यम श्रेणी हेतु घोषित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता होगी। क्योंकि आपको पता है हमारे यहाँ राइस मिल जो है वो बहुसंख्यक है, हमारे यहाँ राइस मिल का घनत्व बहुत ज्यादा, हमारे यहाँ राइस मिल बहुत सारी संख्या में स्थित है। इसी के लिए अगर कोई राइस मिल स्थापित करेगा तो उसको जो है औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। याद रखना कि हमारे यहाँ विकास खंड को 3 श्रेणी में बांटा गया है। विकास खंड को समूह 1, 2 और 3 की श्रेणी में बांटा गया है। अगर कोई व्यक्ति समूह 1 या समूह 2 के विकास खंड में राइस मिल स्थापित करता है तो उसको कोई औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वो व्यक्ति समूह 3 के विकास खंड में जाकर राइस मिल स्थापित करता है तो उसको औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन दिया जाएगा। यानी समूह 3 के विकास खंड में अगर कोई राइस मिल स्थापित करेगा तो ऐसे राइस मिलर को वहां पर जो औद्योगिक नीति के तहत उनको जो छूट मिलती है वो मिलेगी। समझ आ रहा है? लेकिन अगर वो समूह 1 या समूह 2 के विकास खंड में राइस मिल बना रहे हैं तो उनको वो औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन का लाभ नहीं मिलेगा। लेकिन समूह 3 के विकास खंड में राइस मिल स्थापित कर रहे हैं तो उनको वो लाभ मिलेगा। ये चीज बता रहा है। तो याद रखना, क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ राइस मिल का घनत्व तो बहुत ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में, और ये विकास खंडों में उद्योग ज्यादा है, ये विकास खंड में कम है, तो यहां पर राइस मिल स्थापित करेगा तो लाभ मिलेगा, बाकी 1-2 में करेगा तो लाभ नहीं मिलेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला है यहां पर, इस नीति की अवधि में निम्नानुसार स्टांप ड्यूटी छूट प्रदान की जाएगी। यानी कुछ में स्टांप ड्यूटी जो होती है, स्टांप ड्यूटी में छूट मिलेगी। किसमें स्टांप ड्यूटी में छूट मिलेगी वो देख लेते हैं। किस तरीके के उद्यम में या किस तरीके के भूमि में स्टांप ड्यूटी में छूट मिलेगी वो प्रावधान देख लेते हैं। चलिए, औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूखंडों, औद्योगिक प्रयोजन तथा भूमि बैंक हेतु क्रय की गई अधिकृत परिसंपत्तियां भूमि भवन से प्रभावित भूस्वामी द्वारा भू अर्जन क्षतिपूर्ति मुआवजा से प्राप्त होने वाली राशि। समझो, यहां पर मान लेते हैं ये भूमि थी किसी व्यक्ति की, मान लेते हैं ये भूमि किसी व्यक्ति की थी। अब इस भूमि को यहां पर क्या किया गया? औद्योगिक पार्क बनाने के लिए, इस भूमि पर औद्योगिक पार्क बनाने के लिए, या इस भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए, ठीक है, या भूमि बैंक द्वारा इस भूमि को, यानी इस भूमि को भूमि बैंक को सौंपने के लिए सरकार के द्वारा इस भूमि का अधिग्रहण किया गया। समझो, औद्योगिक पार्क बनाने के लिए, औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए, भूमि बैंक को जमीन देने के लिए सरकार के द्वारा यदि इस भूमि का अधिग्रहण किया जाता है तो अगर सरकार के द्वारा कोई भी भूमि का अधिग्रहण होता है तो सरकार के द्वारा मुआवजा राशि दी जाती है भूमि के मालिक को। समझ आ रहा है? तो यहां पर अगर सरकार ने औद्योगिक पार्क, औद्योगिक क्षेत्र या भूमि बैंक को भूमि देने के लिए उन्होंने किसी भी व्यक्ति की भूमि को अधिग्रहित किया तो उसको सरकार के द्वारा उस भूमि का जो रेट होगा उसका उतना मुआवजा दिया जाता है। तो अगर सरकार ने किसी की भूमि को अधिग्रहित किया है और वो व्यक्ति को उसका मुआवजा दिया है तो ऐसा व्यक्ति यदि मुआवजा प्राप्त होने की तारीख से 2 वर्ष के भीतर कोई भी कृषि भूमि लेता है या भवन को क्रय करता है तो ऐसी स्थिति में उसको स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाएगी। यानी अगर कोई व्यक्ति जो है, याद रखना कि अगर सरकार के द्वारा औद्योगिक पार्क, औद्योगिक क्षेत्र या भूमि बैंक को जमीन देने के लिए किसी व्यक्ति की भूमि को अधिग्रहण किया गया है और वो व्यक्ति मुआवजा पाने के 2 वर्ष के भीतर अगर कोई भी कृषि भूमि को खरीदता है या कोई भी भवन को खरीदता है तो ऐसी स्थिति में जो उसको स्टाम्प ड्यूटी पटाना पड़ता वो स्टाम्प ड्यूटी उसको छूट मिलेगी। यानी उसको कोई भी जो है स्टाम्प ड्यूटी नहीं पटाना पड़ेगा। समझ आ रहा है? क्योंकि उसकी जमीन सरकार ने हड़पी है, उसको मुआवजा दिया है, उसके बाद अगर वो 2 वर्ष के भीतर अगर कोई भी जमीन ले रहा है, चाहे वो कृषि भूमि ले या भवन को क्रय करे, तो ऐसी स्थिति में उसको कोई भी स्टाम्प शुल्क नहीं पटाना पड़ेगा। आगे देखते हैं। भारत सरकार या राज्य शासन द्वारा स्वीकृत अनुमोदित निजी निवेशकों द्वारा स्थापित किए जाने वाले औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क की स्थापना हेतु क्रय की गई अधिग्रहित परिसंपत्तियां भूमि, भवन या इनमें स्थापित होने वाले उद्यम हेतु क्रय पट्टे पर ली जाने वाली परिसंपत्तियां भूमि भवन के क्रय पर लगने वाले स्टाम्प शुल्क से पूर्ण छूट दी जाएगी। कहने का मतलब, अगर कोई भारत सरकार या राज्य सरकार
द्वारा स्वीकृत या अनुमोदित कोई निजी व्यक्ति है, प्राइवेट व्यक्ति है, यानी कोई प्राइवेट कंपनी है, वो हमारे छत्तीसगढ़ में आकर, क्योंकि कोई प्राइवेट कंपनी है वो भारत सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत होती है सभी कंपनियां, तो अगर कोई प्राइवेट कंपनियां हैं, वो प्राइवेट कंपनी हमारे यहां आकर औद्योगिक क्षेत्र विकसित करना चाहती है या वो कंपनी हमारे यहां आकर औद्योगिक पार्क बनाना चाहती है, तो अगर वो औद्योगिक क्षेत्र विकसित कर रही है, औद्योगिक पार्क विकसित कर रही है, तो उसके लिए मान लेते हैं वो किसी से भी जमीन लेती है, चाहे वो किसी से भी ले, निजी व्यक्ति से ले या वो जाकर सरकार से जमीन ले रही है, तो अगर वो निजी व्यक्ति है, प्राइवेट कंपनी है और वो हमारे यहां औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए कोई जमीन किराए पर लेता है या वो जमीन का क्रय कर लेता है, तो ऐसे व्यक्ति में वो निजी व्यक्ति जो प्राइवेट कंपनी, उससे कोई भी स्टाम्प शुल्क नहीं लिया जाएगा। समझ आ रहा है? यानी अगर कोई प्राइवेट कंपनी है और वो भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा अधिकृत कंपनी है, तो ऐसी स्थिति में वो व्यक्ति, वो कंपनी औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए जो भी भूमि को किराए में लेगी या जो भी भूमि को क्रय करेगी, उसके ऊपर उसको कोई भी स्टाम्प शुल्क नहीं देना पड़ेगा। आगे देखते हैं, राज्य में औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक भूखंड, औद्योगिक प्रयोजन, भूमि बैंक एवं अधोसंरचना निर्माण हेतु छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन CSIDC, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा कोई भी भूमि लीज पर लिए जाने पर कोई भी उनसे स्टाम्प शुल्क नहीं लिया जाएगा। यानी अगर आपका CSIDC, छत्तीसगढ़ स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए या उद्योगों की स्थापना करवाने के लिए अगर कोई भूमि लीज में लिया जाता है, पट्टे में लिया जाता है, तो CSIDC से भी कोई भी स्टाम्प शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो अगर यहां पर 3 लोगों को स्टाम्प शुल्क से छूट हमने पढ़ी। पहला क्या था कि अगर कोई व्यक्ति से औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए सरकार के द्वारा या औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए भूमि बैंक से जमीन देने के लिए भूमि बैंक को, अगर वहां पर उनसे सरकार के द्वारा अगर किसी व्यक्ति से जमीन ली जाती है, तो ऐसी स्थिति में सरकार उनको मुआवजा देगी। तो सरकार अगर भूमि अधिग्रहण करती तो मुआवजा देगी, तो जो मुआवजा प्राप्त व्यक्ति है, वो मुआवजा प्राप्त होने के 2 वर्ष के भीतर अगर कोई भी जमीन खरीदेगा तो उसको स्टाम्प शुल्क से छूट होगी। दूसरा, अगर यहां पर कोई प्राइवेट कंपनी है जो भारत सरकार या राज्य सरकार के द्वारा पंजीकृत है, वो अगर प्राइवेट कंपनी हमारे यहां औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करना चाहती है, औद्योगिक पार्क स्थापित करना चाहती है, तो उसके लिए जो भी भूमि वो लीज में लेगी या क्रय करेगी, उसको कोई स्टाम्प शुल्क नहीं देना पड़ेगा। तीसरा, अगर कोई यहां पर CSIDC के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए CSIDC जो भी क्षेत्रों को लीज में लेगा उसको भी स्टाम्प शुल्क नहीं देना पड़ेगा। तो ये तीनों को ही स्टाम्प शुल्क में छूट मिलती है, ये आपको बताना था। चलिए आगे देखते हैं। राज्य में फिल्म उद्यम के विकास हेतु नवीन फिल्म निर्माण स्टूडियो, एडिटिंग स्टूडियो, साउंड रिकॉर्डिंग स्टूडियो की स्थापना एवं फिल्म प्रोसेसिंग से संबंधित गतिविधियों पर औद्योगिक नीति में प्रावधानित अनुसार किए गए निवेश की मात्रा के अनुसार सामान्य श्रेणी के उद्यम हेतु प्रावधानित अनुदान, छूट व रियायतें प्राप्त होंगी। यानी अगर हमारे यहाँ कोई फिल्म उद्योग स्थापित किया जा रहा है, तो हमारे यहाँ पे बोल रहा है कि अगर यहाँ पर कोई नई पिक्चर बन रही है या कोई फिल्म का स्टूडियो बन रहा है या एडिटिंग स्टूडियो बन रहा है, यानी फिल्म उद्योग से संबंधित जो भी चीजें यहाँ पर अगर की जाती है, तो उनको जो है निवेश प्रोत्साहन के अंतर्गत सामान्य श्रेणी के उद्यमों को जितना छूट मिलता है उतना छूट इनको भी मिलेगा। यानी फिल्म उद्योग भी किसके अंतर्गत रखा गया? सामान्य श्रेणी के उद्यम के अंतर्गत फिल्म उद्योग को शामिल किया गया है। तो आप बोल सकते हैं अगर हमारे यहां कोई फिल्म स्टूडियो स्थापित करता है, साउंड रिकॉर्डिंग का स्टूडियो स्थापित करता है, मिक्सिंग का स्टूडियो स्थापित करता है, तो ऐसे फिल्म उद्योग जो भी स्थापित करेगा यहां पर आकर, उनको भी सामान्य श्रेणी के उद्यमों जितना छूट प्रदान किया जाएगा इस औद्योगिक नीति के तहत। आगे देखते हैं। राज्य के युवाओं में स्व उद्यमों के अवसर में वृद्धि हेतु इस नीति के अंतर्गत उद्यम क्रांति योजना लागू की जाएगी। यानी यहां पर बोल रहा है कि व्यक्ति, अगर कोई यहां के जो युवा हैं, अगर युवाओं के द्वारा स्व उद्यम स्थापित किया जा रहा है, यानी खुद का उद्योग स्थापित किया जाएगा, तो इस नीति के अंतर्गत उद्यम क्रांति योजना यहां पर स्टार्ट की जाएगी, जिसके तहत, जिसमें राज्य के बेरोजगार युवा को उद्यम, सेवा उद्यम या व्यवसाय के लिए वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा एवं राज्य की ओर से अनुदान एवं ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। यानी राज्य सरकार एक नई योजना स्टार्ट करेगी, उद्यम क्रांति योजना।
और ये उद्यम क्रांति योजना, अगर राज्य का कोई शिक्षित युवा बेरोजगार है, तो अगर वो युवा बेरोजगार के द्वारा किसी उद्यम को स्थापित किया जा रहा है, तो वो उद्यम स्थापित करने के लिए उसको बैंक से ऋण मिल सकता है, और बैंक से जो भी ऋण मिलेगा उसमें राज्य सरकार अपना कुछ अनुदान राशि भी देगी और ऋण सुविधा भी राज्य सरकार उपलब्ध कराएगी। यानी इस उद्यम क्रांति योजना के तहत युवा बेरोजगार को उद्यम स्थापित करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना और अनुदान उपलब्ध कराने का प्रयास राज्य सरकार उद्यम क्रांति योजना के माध्यम से करेगा। आगे, राज्य में सेवा उद्यम के माध्यम से रोजगार के अवसरों में वृद्धि की जाएगी। इस हेतु चिन्हांकित सेवा उद्यमों में होने वाले निवेश को इस नीति के अंतर्गत उद्यमों हेतु निर्धारित औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन सुविधाएं पात्रता अनुसार प्रदान की जाएगी। यानी राज्य में सेवा उद्यमों को भी विस्तार के लिए निवेश प्रोत्साहन दिया जाएगा, ये चीज बोला जा रहा है। ठीक है, ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिएगा सेवा उद्यम को भी यहां पर विकसित करने का राज्य सरकार के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। आगे देखते हैं, राज्य में निजी क्षेत्र के द्वारा औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक पार्क की स्थापना को प्रोत्साहित किया जाएगा। इस हेतु निम्नानुसार प्रावधान किए जाएंगे। मैंने आपको अभी भी बताया था ना कि जो अगर कोई निजी व्यक्ति यहां पर आकर औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक पार्क स्थापित करता है तो उसको स्टाम्प शुल्क जो है नहीं देना पड़ेगा। तो यहां पर उसको और निजी क्षेत्र के द्वारा यदि यानी प्राइवेट कंपनियों के द्वारा यदि यहां पर औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक पार्क स्थापित किए जा रहे हैं तो उनको क्या क्या छूट मिलेगी वो भी देख लेते हैं। तो राज्य में निजी औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक पार्कों की स्थापना को प्रोत्साहित करने हेतु न्यूनतम 15 एकड़ भूमि में औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक पार्क स्थापित करने पर अधोसंरचना लागत भूमि को छोड़कर का 30% अधिकतम 4 करोड़ रुपए अनुदान दिया जाएगा। यानी अगर कोई व्यक्ति निजी प्राइवेट कंपनी हमारे यहां उद्योग स्थापित करती है, औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करती है या औद्योगिक पार्क स्थापित करती है, तो ऐसे उद्यमों को क्या किया जाएगा, यहां पर उसकी जो अधोसंरचना लागत है भूमि को छोड़कर, यानी उसको जितने भी प्रोडक्ट जितने भी रॉ मटेरियल की आवश्यकता है यहां पर उद्योग स्थापित करने में, जितना भी उसका खर्चा होगा उस उद्यम को या औद्योगिक पार्क को स्थापित करने के, उसका 30% पैसा सरकार के द्वारा अनुदान के रूप में दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि एक प्राइवेट कंपनी है, वो छत्तीसगढ़ में आकर एक औद्योगिक पार्क स्थापित कर रही है। ठीक है, अब इस औद्योगिक पार्क को वो 15 एकड़ भूमि में स्थापित कर रही है। समझो इसको कि अब यहां पर वो कंपनी जो है वो 15 एकड़ भूमि में एक औद्योगिक पार्क को स्थापित कर रही है। तो इस औद्योगिक पार्क को स्थापित करने के लिए उसको जितना खर्चा लगेगा, उस औद्योगिक पार्क को स्थापित करने के लिए जितना खर्चा लगेगा भूमि को छोड़कर, भूमि को लेने को छोड़कर बाकी औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए जितना खर्चा लगेगा उसका 30% राज्य सरकार के द्वारा अनुदान दे दिया जाएगा। मान लेते हैं उसको औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए 10 करोड़ रुपए का खर्चा आया, तो 10 करोड़ का 30% कितना हुआ, 3 करोड़। तो 3 करोड़ रुपए उसको अनुदान के रूप में राज्य सरकार देगी, 7 करोड़ उसको खुद लगाना पड़ेगा। या मैक्सिमम यहां पर 30% अधिकतम 4 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा सकता है। मान लेते कि यहां पर उद्यम स्थापित करने में उसको 20 करोड़ रुपए लगता, यहां पर औद्योगिक पार्क स्थापित करने में उसको 20 करोड़ रुपए लगता, तो 20 करोड़ का अगर मैं 30% निकालूं तो ये 6 करोड़ रुपए आता। तो राज्य सरकार उसको 6 करोड़ नहीं देती, उसको 4 करोड़ रुपए अनुदान देती। यानी उद्यम स्थापित करने के लिए जितना खर्चा होगा उसका अधिकतम 30% या मैक्सिमम 4 करोड़ रुपए जो है उसको दे सकती है राज्य सरकार। दोनों में जो भी कम होगा उतना पैसा देगी। याद रखना, अगर 30% की राशि 4 करोड़ रुपए से कम आती है तो उतना राशि देगी, 30% की राशि 4 करोड़ रुपए से ज्यादा आती है तो 4 करोड़ रुपए अनुदान देगी। आगे, स्टाम्प शुल्क में पूर्ण छूट होगी, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर कोई निजी कंपनी हमारे यहां औद्योगिक पार्क स्थापित करेगी तो स्टाम्प शुल्क पूरी तरीके से माफ होगा। भूमि के पंजीयन शुल्क में 50% की प्रतिपूर्ति दी जाएगी, यानी भूमि को पंजीकृत कराने के लिए कंपनी के द्वारा जितना पैसा दिया जाएगा उसका 50% उसको रिफंड कर दिया जाएगा। इस निजी उद्योग क्षेत्रों औद्योगिक पार्कों के विकासकर्ता स्वयं के द्वारा निर्धारित नियम व शर्तों के अनुसार उद्यम को भूमि का आवंटन कर सकेंगे। यानी अगर कोई निजी कंपनी हमारे यहां आकर औद्योगिक पार्क स्थापित करती है तो औद्योगिक पार्क क्योंकि वो प्राइवेट कंपनी ने स्थापित किया है, भूमि प्राइवेट कंपनी ने ली है, तो ऐसी स्थिति में
अगर कोई और आकर यहां पर उद्योग स्थापित करना चाहता है तो उसके लिए अपना भूमि बांट सकती है। यहां पर ए कंपनी को भूमि दे सकती है यहां पर उद्योग लगाने के लिए, यहां पर बी कंपनी को दे सकती है। वो अपने नियम के अनुसार और शर्तों के अनुसार ये प्राइवेट कंपनी बाकी जितने निवेशकों को यहां पर आकर्षित करेगी औद्योगिक पार्क में उद्योग लगाने के लिए, वो सबको जमीन अपने हिसाब से बांट सकती है। लेकिन इन क्षेत्रों की स्थापना विकास के लिए वही नियम कार्य करेंगे जो पहले से राज्य सरकार ने तय किए हुए हैं। यानी बाकी जो है ये जमीन कैसे बांटेगी, किसको कहां पर उद्योग लगाने के लिए देना है, वो सभी जो है वो प्राइवेट कंपनी देखेगी। लेकिन बाकी जितना भी नियम को फॉलो करना है वो शासन के द्वारा बनाए गए नियम को फॉलो करके किया जाएगा। आगे देखते हैं। दर्शित अनुसार मूल क्षेत्रों के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त 15 एकड़ भूमि पर किए जाने वाले विस्तार पर अधोसंरचना लागत भूमि को छोड़कर 30% अधिकतम और 3 करोड़ रुपए तक का अनुदान दिया जा सकता है। यानी अगर मान लेते हैं वो व्यक्ति ने 15 एकड़ भूमि पर औद्योगिक पार्क बना दिया, ठीक है, उसके बाद इसने उसका विस्तार और अतिरिक्त 15 एकड़ में कर दिया, तो उसको जो है 30% जो है फिर सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाएगा। और इस बार जो राशि होगी वो मैक्सिमम 3 करोड़ रुपए तक की राशि हो सकती है। यानी जैसे पहले क्या था 30% और 4 करोड़ रुपए था, अब 30% और 3 करोड़ रुपए। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर वो व्यक्ति ने 15 एकड़ में औद्योगिक पार्क बनाया तो यहां पर उसकी लागत का जितना वो पैसा लगाएगा 30% या 4 करोड़ रुपए तक का अनुदान राज्य सरकार देगी। अब उसने और एक्सटेंड किया और इसी को 15 एकड़ भूमि में और आगे फैला दिया, तब राज्य सरकार जो है इसको फिर 30% अनुदान देगी। इस यहां पर लगा औद्योगिक पार्क बनाने में जितना खर्चा होगा उसका 30% या मैक्सिमम 3 करोड़ रुपए का अनुदान राज्य सरकार दे सकती है, ये बता रहे हैं यहां पर। ठीक है, आगे देखते हैं। स्टाम्प शुल्क जो है वो उसमें छूट रहेगा ही ना, स्टाम्प शुल्क में छूट रह गई। आगे देखते हैं। उद्यमों की श्रेणी, याद रखना ये पेपर की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उद्यमों की श्रेणी तो याद रखेंगे औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की दृष्टि से उद्यमों को सामान्य उद्यम, थ्रस्ट सेक्टर के उद्यम, कोर सेक्टर के उद्यम, अपात्र उद्यम, विशिष्ट श्रेणी के उद्यम के वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। यानी औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की दृष्टि से उद्यमों को सामान्य उद्यम, थ्रस्ट सेक्टर का उद्यम, कोर सेक्टर का उद्यम, अपात्र उद्यम और विशेष श्रेणी के उद्यम में वर्गीकृत किया गया। इसको याद रखना औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की दृष्टि से। तथा राज्य के सभी विकास खंडों को औद्योगिक विकास की दृष्टि से 3 श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है, जो मैंने आपको पहले बता दिया। औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत निवेश के आधार की दृष्टि से अगर आपसे पूछे औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की दृष्टि से उद्यम कितने प्रकार के हैं, तो आप बोलोगे सामान्य उद्यम, थ्रस्ट सेक्टर का उद्यम, कोर सेक्टर का उद्यम, अपात्र उद्यम और विशेष श्रेणी का उद्यम। लेकिन अगर आपको बोलता है केवल निवेश के आकार के आधार पर दृष्टि से उद्यम कितने प्रकार के हैं, तो ये 8 प्रकार के हैं। सूक्ष्म उद्यम, आपका फिर इसका मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूं। सूक्ष्म उद्यम, लघु उद्यम, मध्यम उद्यम, वृहद उद्यम। अब सबके आगे सूक्ष्म सेवा, लघु सेवा, मध्यम सेवा और वृहद सेवा लगा हुआ है, तो ये इसकी परिभाषा भी हमने पढ़ा था। तो निवेश के आधार पर उद्यम 8 प्रकार के हैं, जबकि औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की दृष्टि से उद्यम सामान्य उद्यम, थ्रस्ट उद्यम, कोर सेक्टर उद्यम, अपात्र उद्यम और विशेष श्रेणी उद्यम यानी 5 प्रकार के हैं। तो अगर आपसे पूछता है औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की दृष्टि से उद्यम कितने प्रकार के हैं, तो 5 प्रकार के हैं। निवेश की दृष्टि से उद्यम कितने प्रकार के हैं, तो 8 प्रकार के हैं। इसको याद रखिएगा, ये पेपर में आ सकता है क्वेश्चन। औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन की दृष्टि से उद्यम 5 प्रकार के हैं, जबकि आपका बोलता है निवेश की दृष्टि से उद्यम कितने प्रकार के हैं, तो 8 प्रकार के हैं। इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं। आगे है निवेशकों का वर्गीकरण, यानी कौन कौन निवेशक हो सकते हैं। जो मैंने आपको बताया था, सामान्य वर्ग के उद्यमी निवेशक हो सकते हैं, अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के उद्यमी निवेशक हो सकते हैं जिनको छूट मिलेगी, अप्रवासी भारतीय, प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक, निर्यातक निवेश और विदेशी तकनीक वाले उद्यम को छूट मिलेगी, महिला उद्यमी एवं तृतीय लिंग को छूट मिलेगी यानी ट्रांसजेंडर, राज्य के सेवानिवृत्त सैनिक, राज्य पुलिस एवं अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त व्यक्ति, राज्य के सेवानिवृत्त अग्निवीर सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित व्यक्ति, दिव्यांग उद्यमी को छूट मिलेगी, राज्य के महिला स्व सहायता समूह के उद्यमी को छूट मिलेगी। इसके अलावा राज्य के एफपीओ फार्मर्स प्रोड्यूसर और ऑर्गेनाइजेशन, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी कृषक उत्पादक संगठन,
याद रखना, कृषक उत्पादक संगठन, फार्मर प्रोडक्ट्स, जो आपके प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, कृषक उत्पादक संगठन, इनको भी छूट दिया जाएगा इसके अंतर्गत। तो निवेशकों का वर्गीकरण, ये सब निवेशक हो सकते हैं, कृषक उत्पादक संगठन, राज्य के महिला स्व सहायता समूह के उद्यमी, राज्य के सेवानिवृत्त अग्निवीर सैनिक, नक्सलवाद से प्रभावित, ये सब चीज मैंने पहले बता दिया। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी कृषक उत्पादक संगठन, इसके अंतर्गत निवेशक की श्रेणी में आते हैं। तो निवेशकों का वर्गीकरण 7 प्रकार से किया गया है, इसको भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं विशेष प्रावधान। अब यहां पर निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए याद रखेंगे, अब हमारे छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए एक उप समिति का गठन किया जाएगा। इस नीति के तहत औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए छत्तीसगढ़ में एक उप समिति बनाई जाएगी और इस उप समिति के जो अध्यक्ष होंगे वो हमारे मुख्यमंत्री होंगे। याद रखना है, जो इस उप समिति के, ये उप समिति क्या काम करेगी, हमारे यहां निवेश को प्रोत्साहित करेगी। तो निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए छत्तीसगढ़ में उप समिति बनाई जाएगी। इस उप समिति के अध्यक्ष होंगे चलिए, थोड़ा सा आवाज का प्रॉब्लम था, थोड़ा सा मैं पीछे 1 मिनट कर ले रहा हूं, शायद पीछे से आवाज बंद हुआ होगा, थोड़ा सा एक स्लाइड पीछे कर ले रहा हूं। तो याद रखेंगे, निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए यहां पर एक समिति बन रही है जो निवेश को प्रोत्साहन करेगी। इस समिति के अध्यक्ष होंगे मुख्यमंत्री, इस समिति के सदस्य होंगे वित्त मंत्री, इस समिति के सदस्य होंगे विधि मंत्री। इसके अलावा मुख्यमंत्री के द्वारा कोई भी आमंत्रित मंत्री इसका सदस्य बन सकता है, और जो आपका वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री होगा वो इसका सचिव होगा। तो याद रखना है, हमारे यहाँ औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहन करने के लिए यह समिति बनाई जाएगी। ये समिति का काम होगा किस तरीके से हम उद्योगों को हम आकर्षित करें, तो उसके लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में यहां पर एक समिति बनेगी, उप समिति बनेगी, जिसके मुख्यमंत्री अध्यक्ष होंगे, वित्त मंत्री और विधि मंत्री इसके सदस्य होंगे, उद्योग मंत्री इसका सचिव होगा, और आपके अन्य विभाग का मंत्री अगर किसी को आमंत्रित करना है तो मुख्यमंत्री कर सकते हैं, वो विशेष आमंत्रित सदस्य की श्रेणी में आएंगे। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं, मैंने आपको बताया था कि औद्योगिक निवेश की दृष्टि से, औद्योगिक निवेश की दृष्टि से विकास खंडों को 3 श्रेणी में बांटा गया है, 1 श्रेणी, 2 श्रेणी और 3 श्रेणी। तो हम यहां पर देखते हैं कि विकास खंड समूह 1 में कितने विकास खंड आते हैं, 10 विकास खंड। विकासखंड समूह 2 में कितने विकास खंडों को रखा गया है, 61 विकास खंडों को, और विकासखंड समूह 3 में 75 विकास खंड को रखा गया है। याद रखेंगे, समूह एक जो है, जो विकसित विकास खंड, उसमें 10 विकास खंड को रखा गया है, समूह 2 में 61 विकास खंड को रखा गया है, और समूह 3 में 75 विकास खंड को रखा गया है। तो हम यहां पर यह देख लेते हैं कि समूह 1 में कौन कौन से विकास खंड आते हैं, क्योंकि पेपर में यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो समूह 1 के विकास खंड है धरसीवा, बलौदा बाजार, भाटापारा, सिमगा, दुर्ग, धमदा, पाटन, रायगढ़, अकलतरा और कोरबा। याद रखेंगे कि जो समूह 1 के अंतर्गत 10 विकास खंड आते हैं, धरसीवा, बलौदा बाजार, भाटापारा, सिमगा, दुर्ग, धमदा, पाटन, रायगढ़, अकलतरा और कोरबा, ये 10 विकास खंड समूह 1 में आते हैं। समूह 2 में 61 विकास खंड आते हैं, जबकि समूह 3 में 75 विकास खंड आते हैं, इसको याद रखिएगा। अब यहां पर एक लास्ट पॉइंट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है,
औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 के अंतर्गत घोषित किए गए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए उद्यम को राज्य के मूल निवासियों को स्थायी नियोजन में, यानी यहां पर वो जो उद्यम स्थापित हो रहे हैं उनको सरकार की तरफ से छूट तभी प्राप्त होगी जब ये उद्यम स्थानीय लोगों को रोजगार देंगे। तो यहां पर क्या बोल रहा है कि स्थायी नियोजन में अकुशल कर्मचारी श्रमिक के मामले में 100%, यानी अगर कोई भी उद्यम यहां पर स्थापित हो रहे हैं जो यहां पर अकुशल कर्मचारी जो उद्यम में काम करते हैं वो 100% यही के होने चाहिए। यानी अगर यहां पर उद्यम स्थापित हो रहा है तो यहां पर काम करने वाले अकुशल कर्मचारी या श्रमिक जो यहां पर काम करेंगे वो सभी हमारे राज्य के होने चाहिए। आगे, कुशल कर्मचारियों के मामले में न्यूनतम 70% हमारे राज्य के व्यक्ति होने चाहिए, यानी जो जिनको स्किल आती है, स्किलफुल जो आपके वर्कर यहां पर काम करेंगे, स्किलफुल वर्कर जितने टोटल होंगे उसका 70% हमारे राज्य के होने चाहिए उसमें। तथा प्रशासकीय प्रबंधकीय कर्मचारियों के मामले में न्यूनतम 40% रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा, यानी जो उसमें प्रशासकीय काम या मैनेजमेंट का काम देखने वाले उस उद्यम में जितने लोग होंगे उसका 40% हमारे राज्य के होने चाहिए। यानी अकुशल कर्मचारी या श्रमिकों में 100% हमारे राज्य के होने चाहिए। अगर वो कुशल कर्मचारी यानी स्किलफुल आपके वर्कर हैं तो उसका जो है 70% हमारे राज्य के होने चाहिए, और अगर जितने भी मैनेजमेंट संभालने वाले कर्मचारियों की नियुक्ति होगी उसका 40% हमारे राज्य के उसमें होने चाहिए, तभी उद्यमों को क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। क्लियर है? तो ये मैंने आपको लगभग 136-37 पेज की औद्योगिक नीति को समराइज करके 12-13 स्लाइड में बताने का प्रयास किया है। जितना पेपर में क्वेश्चन बन सकता था उसको यहाँ पर मैंने लेने का प्रयास किया है और हर चीज को मैंने डिटेल में आपको समझाने का प्रयास किया है ताकि आपको इसमें कोई भी दिक्कत ना आए। और मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको सभी औद्योगिक नीति के जितने पॉइंट थे वो क्लियर हो गए होंगे। तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप की। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय भारत, जय छत्तीसगढ़।